नमस्कार। आज हम हिंदी साहित्य की एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर चर्चा करने वाले हैं। शीर्षक है मौन मुस्कान की मार। जी। ये असल में व्यंग्य रचनाओं का एक संग्रह है और ये इंसान के स्वभाव और हमारे समाज की जो परतें हैं ना, उनको बड़े ही कह सकते हैं चुटीले और पैने अंदाज में खोलता है। बिल्कुल सही कहा। और इन कहानियों की खासियत ये है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी से उठाए गए जो किरदार होते हैं, हाँ घटनाएं होती हैं, हाँ। उनके जरिए बहुत गहरी बातें कह जाती हैं। जैसे किताब की शुरुआत में भी एक इशारा सा है हाँ, वो मैंने भी पढ़ा था। कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। बिल्कुल। और ये संग्रह शायद हमें यही नजरिया अपनाने को उकसाता है। मतलब एक बार में जज मत करो। हाँ, बिल्कुल। और व्यंग्य का उसका कमाल भी तो यही है सही कहा। कि बात ऐसी कह दी जाए हाँ कि भाई वो चुप भी जाए और सीधे सीधे चोट भी न लगे। हाँ, सामने वाले को बुरा भी ना लगे एकदम से। लेखक ने खुद भी अपनी बात में ये समझाया है। हाँ, वो उदाहरण दिया है उन्होंने। कि कैसे कड़वी सच्चाई को भी शालीनता से कहा जा सकता है। जैसे उन्होंने बताया कि किसी की शारीरिक कमी का मजाक उड़ाने की बजाय, हाँ, जैसे काणे को कनवा कहने की बजाय हाँ, क्या कहा जा सकता है? समदर्शी समदर्शी, या अंधे को लुप्त लोचन। लुप्त लोचन, बहरे को अल्पश्रुत। मतलब कितनी नजाकत है। बिल्कुल। और गूंगे को आत्मभाषी। तो ये एक कला है। सच्चाई भी सामने आ गई और अपमान भी नहीं हुआ। सही बात है। तो चलिए इसी कला की गहराई में उतरते हैं, इस किताब की कुछ कहानियों पर बात करते हैं और देखते हैं कि ये हमें अपने आसपास की दुनिया के बारे में क्या सिखाती हैं। जरूर। शुरुआत करते हैं एक बहुत ही मजेदार कहानी से। सत्ता और सामाजिक दिखावे पर गहरा व्यंग्य है। कहानी का नाम है लामचंद की लाल बत्ती। अच्छा, लामचंद नाम ही कुछ अजीब सा है। हाँ, अजीब इसलिए कि उनका असली नाम तो रामचंद था। ओहो। लेकिन उन्हें र बोलने में थोड़ी दिक्कत थी। वो र को ल बोलते थे। अच्छा, तो रामचंद की जगह लामचंद। बिल्कुल। अब बचपन में तो लोग इसे तोतली जबान समझकर बड़ा प्यार करते थे, लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए तो मजाक का पात्र बन गए होंगे। हाँ, वही हुआ। समाज के तानों से इतने तंग आ गए कि उन्होंने 11वीं क्लास में बाकायदा कानूनी तौर पर अपना नाम ही बदलवा लिया, रामचंद्र से लामचंद्र। अरे बाप रे, नाम ही बदल दिया। कमाल है। पर कहानी का असली मजा तो उनके लाल बत्ती प्रेम में है ना? बिल्कुल। वही तो कहानी का केंद्र है। उन्हें पद, पावर, राजनीति, इन सब चीजों से उतना लगाव नहीं था जितना कि लाल बत्ती वाली गाड़ी से था। अच्छा, मतलब बस लाल बत्ती चाहिए थी। हाँ, वो इसे कहते थे लालच नहीं, लव। हाँ, लव, लाल बत्ती से लव। हाँ, उनका मानना था कि ये जो लाल बत्ती है ना, ये स्थायी है। पद तो भाई आज हैं कल नहीं, पर लाल बत्ती हमेशा रहती है। क्या सोच थी। हाँ, और ये जुनून इतना ज्यादा था कि उन्होंने विधायक, सांसद बनने की कोशिशें भी छोड़ दी। क्यों? क्योंकि उसमें लाल बत्ती की कोई गारंटी नहीं थी ना। अच्छा, मतलब चुनाव जीतो पर लाल बत्ती ना मिले तो बेकार। उनके लिए तो यही था। आखिरकार बहुत जुगाड़ लगाने के बाद उन्हें भारत सरकार के डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट में सदस्य मनोनीत कर दिया गया। अच्छा। और रुतबा, राज्य मंत्री का दर्जा, और साथ हैं लाल बत्ती वाली गाड़ी। अरे वाह, मिल गई फिर तो लाल बत्ती। उनकी मुराद पूरी हो गई। हाँ, पूरी हो गई। और यहीं पर कहानी का सबसे मजेदार व्यंग्य सामने आता है। वो क्या? जैसे ही उन्होंने वो नियुक्ति पत्र पढ़ा जिसमें लाल बत्ती वाली गाड़ी का जिक्र था, खुशी के मारे उनका र का उच्चारण एकदम ठीक हो गया। क्या? सच में? हाँ, वो रामचंद्र, गाड्रवारा जैसे शब्द बिल्कुल साफ बोलने लगे। कमाल है। मतलब लाल बत्ती सिर्फ एक स्टेटस सिंबल नहीं, बल्कि एक चमत्कारिक औषधि भी है जो जन्मजात वाक दोष ठीक कर दे। हाँ, लेखक का यही तो इशारा है। लेखक यहाँ किस तरह सत्ता के प्रतीकों के पीछे की जो अंधी दौड़ है और उसका लोगों पर मनोवैज्ञानिक असर क्या होता है, उसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं। ये देखने लायक है। बिल्कुल। ये सिर्फ लामचंद की कहानी नहीं है, ये उस पूरी मानसिकता पर कटाक्ष है जहां बाहरी पहचान जैसे कि लाल बत्ती इंसान के अपने आत्ममूल्य से भी बड़ी हो जाती है। सही। लेकिन कहानी का क्लाइमैक्स तब आता है जब सरकार ये लाल बत्ती कल्चर खत्म करने का फैसला करती है। अहो, तब क्या हुआ लामचंद का? उनके लिए तो ये दुनिया उजड़ने जैसा रहा होगा। बिल्कुल। लैला मजनू या भीष्म अम्बा जैसी स्थिति बताई है लेखक ने। और अंत में उनका वो भाषण, मुझे याद है, रेलवे स्टेशन पर हजारों लोगों के सामने। हाँ, दिल्ली कूच करने के लिए खड़े थे। और क्या कह रहे थे कि लाल बत्ती हटाना अनुशासनहीनता है, लोकतंत्र पर हमला है,
वीआईपी कल्चर को बढ़ाने वाला कदम है। हाँ, और तर्क क्या दिया कि अब वीआईपी 10-10 गाड़ियां लेके चलेंगे, जिससे पेट्रोल डीजल की 10 गुना बर्बादी होगी, टैक्स का पैसा बर्बाद होगा। और सूरज के लाल रंग की तुलना भी लाल बत्ती से कर डाली। हाँ, और सुझाव दिया कि भाई गैस सब्सिडी की तरह इच्छा हो तो छोड़ दो भाई वाली स्कीम लानी चाहिए थी। और सबसे बड़ा व्यंग्य तो ये था कि इस पूरे गुस्से और हताशा में उनका र वापस ल बन गया, वो फिर से लामचंद हो गए। ये अंत दिखाता है कि वो सुधार कितना सतही था। जैसे ही लाल बत्ती गई, पुरानी समस्या लौट आई। बिल्कुल, ये व्यंग्य है कि कैसे सत्ता से जुड़ी चीजें, हमारा व्यवहार, हमारी आदतें, यहाँ तक कि हमारी शारीरिक कमियां भी शायद कुछ वक्त के लिए ढक सकती हैं, पर असलियत बदलती नहीं है। भाषा का ये उतार चढ़ाव कहानी को और धारदार बना देता है। सत्ता के इस दिखावे से हटकर अब एक और दिलचस्प पहलू पर आते हैं, सामाजिक पाखंड और कह सकते हैं निष्क्रिय प्रतिरोध। भड़नारायण महाराज कहानी कुछ ऐसी ही है ना? हाँ बिल्कुल, भड़नारायण गांव के सीधे साधे, शायद थोड़े कम जानकार पंडित जी हैं। भड़ का मतलब ही शायद मूर्खिया, कम जानने वाला होता है। हाँ, और रोज गांव के कुछ बेरोजगार लड़के तालाब किनारे ताश खेलते हैं, और जैसे ही महाराज घोड़ी पर आते हैं, उनकी पुट्ठों पर छड़ी मारकर उन्हें गिरा देते हैं। रोज का यही काम था उनका। और सबसे अजीब बात क्या है कि महाराज गिरने के बाद गुस्सा नहीं होते। गुस्सा होना तो दूर, वो बाकायदा ताली पीट कर कहते हैं यही होना चाहिए। और ऊपर से उन लड़कों को इनाम में चवन्नी और आशीर्वाद भी देते हैं। पहली नजर में तो ये बहुत अटपटा लगता है, मतलब कोई समझ ही नहीं पाएगा कि चल क्या रहा है। हाँ, कथावाचक को भी पहले यही लगता है। पहले गुस्सा आता है, फिर चिढ़ोने लगती है कि ये पंडित जी कैसे हैं, लड़कों को सुधारने की बजाय और बिगाड़ रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन कहानी में मोड़ आता है 15 दिन बाद। हाँ, जब इलाके का जो दबंग सफेद पोश पटेल है, हाँ, वो उन चारों लड़कों को घोड़े से बांधकर सड़क पर घसीटते हुए पीट रहा होता है। और तब भड़नारायण महाराज क्या कर रहे होते हैं? वो दूर खड़े खुशी से नाच रहे होते हैं और जोर जोर से ताली बजाकर यही होना चाहिए, यही होना चाहिए का कीर्तन कर रहे होते हैं। तब जाकर समझ में आता है कि उनका रोज इनाम देना और यही होना चाहिए कहना एक चाल थी। यही कहानी का छुपा हुआ व्यंग्य सामने आता है। महाराज बाद में कथावाचक को अपना फॉर्मूला समझाते हैं। क्या फॉर्मूला था उनका? वो कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर लड़कों को रोज चवन्नी और आशीर्वाद देकर गिराने के लिए उकसाया, उन्हें लपका लगाया, मतलब आदत डाली, ताकि उनका बुरा बर्ताव बढ़ता ही जाए। हाँ, ताकि वो इतने बेकाबू हो जाएं कि आखिरकार कोई बड़ी ताकत, जैसे वो पटेल, आकर उनका हिसाब बराबर कर दे। ये तो निष्क्रियता का एक बहुत ही अजीब, शायद विवादास्पद तरीका है। गांधी जी के असहयोग वाले तरीके से तो बिल्कुल अलग है। ये बिल्कुल अलग है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या ये वाकई एक रणनीति है, या सिर्फ कायरता है, या फिर चालाकी। महाराज इसे फार्मूला कहते हैं। उनका सिद्धांत था कि अगर दुश्मन ज्यादा ताकतवर है तो उसे सीधे मत भिड़ो, उसे वही करने दो जो वो करना चाहता है, तब तक जब तक कि उसका अपना कर्म ही उसे ले न डूबे। इसमें लेखक शायद समाज की उस प्रवृत्ति पर कटाक्ष कर रहे हैं जहां लोग गलत होते हुए देखते तो हैं, पर सीधे कुछ करने की बजाय इंतजार करते हैं कि बुराई अपने बोझ से खुद ही खत्म हो जाए। या शायद ये उस चालाकी पर व्यंग्य है जो निष्क्रियता का चोला ओढ़कर अपना काम निकाल लेती है। भड़नारायण का किरदार हमें थोड़ा असहज करता है, पर सोचने पर भी मजबूर कर देता है। बिल्कुल। चलिए अब एक और कहानी देखते हैं जहां एक शारीरिक कमी को बड़े ही अनोखे और हास्यास्पद ढंग से पेश किया गया है। बिस्पाद गुधोलिया। हाँ, बिस्पात गुधोलिया, नाम भी अजीब है। रामलीला में अंगद के पैर से प्रेरित होकर पहलवान बनते हैं। हाँ, और पहलवान बनने के चक्कर में इतना पौष्टिक खाते हैं, घी, दूध, मेवे, कि उन्हें लगातार बिना आवाज वाली पर बहुत ही बदबूदार गैस, जिसे लेखक अपान वायु कहते हैं, उसकी समस्या हो जाती है। और लेखक ने उसे क्या नाम दिया है? वायवास्त्र। हाँ, हवा का हथियार। ये वैसे तो उनकी कमजोरी है, एक शर्मिंदगी की बात है, पर कुश्ती के अखाड़े में यही उनका सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। कैसे? सामने वाला पहलवान उनकी पकड़ में आते ही बदबू के मारे टिक ही नहीं पाता, दम घुटने लगता है और वो हार मान लेता है। ये तो अतिशोक्ति, मतलब एग्जैजरेशन का बेहतरीन उदाहरण है, कैसे एक शर्मिंदगी वाली बात को हास्यास्पद ताकत में बदल दिया गया है। हाँ, लेकिन इस चक्कर में उनका स्कूल, कॉलेज सब छूट जाता है। क्लास में बैठ ही नहीं पाते थे। लेखक ने क्लासरूम को उनके लिए ऋष्यमूक पर्वत कहा है, जहां वो जा नहीं सकते थे, पर वकालत में यही वायवास्त्र फिर उनके काम आता है। हाँ, खासकर जमानत दिलाने में वो जमानत वीर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। कोर्ट रूम में क्या होता था? कोर्ट रूम में उनकी मौजूदगी से ही जज, वकील, मुंशी सब परेशान, उल्टियां करने लगते थे। जज साहब बार बार खड़े हो जाते थे,
माहौल एकदम खराब। पर कोई कुछ कहता नहीं था, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं लगता था। यही तो कानूनी पेश था। बदबू भले ही असहनीय हो, पर क्योंकि आवाज नहीं होती थी तो उसे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कैसे माने? अच्छा। इसे अपराध नहीं, एक रोग माना जाता था। यहाँ लेखक शायद व्यवस्था की उन खामियों पर भी उंगली उठा रहे हैं जहां नियम तो बने हैं, पर वो असलियत का सामना करने में बेकार साबित होते हैं। और फिर इस समस्या का समाधान क्या निकाला गया, वो तो और भी मजेदार है। हाँ, समाधान ये निकाला कि उनको जज ही बना दिया गया। क्या? जज बना दिया? हाँ, ताकि समस्या एक ही कोर्ट तक सीमित रहे। मतलब समस्या को हल करने की बजाय उसे एक जगह बंद कर दो। ये तो बिल्कुल वैसा हुआ जैसे समस्या को कालीन के नीचे छिपा देना। बिल्कुल। ये कहानी यही दिखाती है कि कैसे लोग अपनी कमजोरियों को छुपाने या उन्हें जायज ठहराने के लिए अजीबोगरीब तर्क गढ़ लेते हैं। हाँ, जैसे वो शादी से बचने के लिए तर्क देते हैं कि ब्रह्मचर्य के पसीने और आंसू से भी संतान हो सकती है। हनुमान जी के पसीने से मकर ध्वज के जन्म का उदाहरण देते हैं। हाँ, और मोर के आंसू से मोरनी के गर्भवती होने का। उनके दादाजी सही पकड़ते हैं कि वो अपनी विकृति को संस्कृति बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बदहजमी का दोष पुरखों पर डाल रहे हैं। और दादाजी का वो शाप भी बड़ा दिलचस्प है कि उसे न पसीना आएगा न आंसू। और वो सच भी हो जाता है। जज बनने के बाद एसी गाड़ी, एसी दफ्तर, तो पसीना कहाँ से आएगा? और न्याय विवेक से होता है, वेदना से नहीं, तो आंसू भी नहीं आते। कहानी वायावस्थ कथा समाप्तम के साथ खत्म होती है। ये व्यक्तिगत कमजोरी और सामाजिक समायोजन पर बहुत गहरा व्यंग्य है। अब एक ऐसी कहानी पे आते हैं जो शायद आज के सोशल मीडिया और बहसबाजी के दौर में और भी ज्यादा प्रासंगिक लगती है, जहां शब्दों और व्यवहार से मनोवैज्ञानिक चोट पहुंचाई जाती है। लाठी गली। हाँ, लाठी गली। डॉक्टर लालचंद साठी, जिन्हें सब डॉक्टर लाठी कहते हैं, इतने मशहूर के गली का नाम ही उनके नाम पे पड़ गया। और कथावाचक तो बस अनजाने में रास्ता पूछने के लिए रुकते हैं वहां। हाँ, और डॉक्टर साहब के घर वाले, मतलब उनके नाती, लड़के, बहू, उन्हें जबरदस्ती पकड़कर खींचकर मरीज समझकर अंदर ले जाते हैं। और फिर शुरू होता है डॉक्टर लाठी का वो अजीबोगरीब जांच का तरीका। हाँ, सांस रोककर ब्लड प्रेशर नापना और 50 बार कूद लगवाकर शुगर और फेफड़े चेक करना। मतलब कौन करता है ऐसा? उनका दावा है कि उनकी डायग्नोसिस को कोई चुनौती नहीं दे सकता। ये तो हास्यास्पद लगता है सुनने में, पर इसके पीछे का जो मनोविज्ञान है वो काफी खतरनाक है। बिल्कुल। जब कथावाचक विरोध करते हैं, कहते हैं कि भाई मैं बीमार नहीं हूं, मैं तो बस रास्ता पूछ रहा था, तो डॉक्टर लाठी उनकी हर सामान्य हरकत को, हर सामान्य प्रतिक्रिया को बीमारी का लक्षण बना देते हैं। हाँ, जैसे बच्चे से रास्ता पूछना, ये तो बुद्धिहीनता है, एक रोग है। चक्कर आना, ये चक्कर आना है, ये भी रोग है। कंफ्यूज होना, ये भ्रम है, मानसिक रोग। और अगर गुस्सा आ गया तो वो उन्माद या हिस्टीरिया है, वो भी रोग। मतलब कथावाचक कुछ भी करे वो रोगी ही साबित होगा। यह व्यंग सिर्फ डॉक्टर के अजीब तरीकों पर नहीं है, ये उस प्रवृत्ति पर है जहां कोई सत्ता या अधिकार रखने वाला व्यक्ति अपनी बात को सही साबित करने के लिए तर्कों को कैसे भी तोड़ मरोड़ सकता है। डॉक्टर लाठी कथावाचक को मानसिक रोगी घोषित कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो उनके जाल में फंस गए हैं। और जब कथावाचक फीस देने से मना करते हैं तो डॉक्टर उन्हें पागलखाने भेजने की धमकी देते हैं और अपनी बात को सही साबित करने के लिए क्या कहते हैं? हाँ, वो पंक्ति बहुत जबरदस्त है। 5 झूठ अगर एक साथ सच बोल दें वही सच होता है। ये बात आज के पोस्ट ट्रूथ युग में कितनी सटीक लगती है, जहां सच से ज्यादा परसेप्शन मायने रखता है। बिल्कुल। और कहानी का अंत बहुत मार्मिक है, बहुत असरदार है। हाँ, कथावाचक जब घर लौटते हैं तो बिल्कुल टूटा हुआ महसूस करते हैं। वो सोचते हैं कि पढ़े लिखे लोग तन पर नहीं, मन पर चोट करते हैं। वो विश्वास को खत्म कर देते हैं। उन्हें खुद पे शक होने लगता है। डॉक्टर लाठी की बातें कहीं ना कहीं सही लगने लगती हैं और वो अनजाने में रोने लगते हैं। ये दिखाता है कि मनोवैज्ञानिक दबाव, शब्दों की मार कितनी गहरी हो सकती है। ये सिर्फ शारीरिक लाठी की कहानी नहीं है, ये उस मानसिक लाठी की कहानी है जो किसी के आत्मविश्वास को तोड़ सकती है। सच में इन कहानियों में हमने देखा कि कैसे शब्द, हरकतें, यहाँ तक कि शारीरिक कमियां भी व्यंग का विषय बन सकती हैं और गहरी चोट पहुंचा सकती हैं। लेकिन एक कहानी ऐसी भी है जो मौन की ताकत पर बात करती है, जो इस संग्रह का शीर्षक भी है, मौन मुस्कान की मार। हाँ, ये भी बड़ी दिलचस्प कहानी है। इसमें कथावाचक की मुलाकात रास्ते में एक बड़े सजे धजे भाई साहब से होती है और उनके पीछे पीछे उनकी पत्नी भाभी साहब चल रही हैं। भाई साहब शायद थोड़े अहंकारी किस्म के लगते हैं। हाँ, ऐसा ही लगता है। और फिर दोनों के बीच, मतलब कथावाचक और भाई साहब के बीच, बिना बोले सिर्फ आंखों ही आंखों में एक मुकाबला सा छिड़ जाता है। आंखों का युद्ध। हाँ, भाई साहब त्राटक करते हैं, मतलब
टकटकी लगाकर घूरते हैं तो कथावाचक भी एटक जवाब देते हैं और फिर अचानक नजरें फेरकर भाई साहब को विचलित कर देते हैं। मतलब दिमागी खेल आंखों से। बिल्कुल। और फिर कथावाचक एक और काम करते हैं, वो भाई साहब को पूरी तरह नजरअंदाज करके उनकी पत्नी यानी भाभी साहब को बड़े आदर के साथ हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। अच्छा। भाभी साहब खुश हो जाती हैं और कथावाचक को आशीर्वाद देती हैं। अब ये देखकर भाई साहब बुरी तरह तिलमिला जाते हैं। क्यों? क्योंकि ना कोई झगड़ा हुआ, ना कोई बहस हुई, ना कोई गाली गलौज, पर कथावाचक के इस शांत मौन व्यवहार ने और पत्नी की सकारात्मक प्रतिक्रिया ने भाई साहब को अंदर तक परेशान कर दिया। वो बिना कुछ कहे घर लौट जाते हैं। तो यही है मौन मुस्कान की मार। हाँ, यही है। ये कहानी दिखाती है कि हमेशा बोलकर या लड़कर ही नहीं जीता जाता। कभी कभी एकदम शांत रहकर, विनम्रता दिखाकर और सही समय पर सही भाव प्रदर्शित करके भी आप सामने वाले वाचाल या अहंकारी व्यक्ति को पूरी तरह निहत्था कर सकते हैं। ये मौन कोई अपमानजनक चुप्पी नहीं है, बल्कि एक गरिमापूर्ण असहयोग या अनदेखी है। बिल्कुल। और इसकी ताकत कई बार शब्दों से कहीं ज्यादा होती है। ये बिना लड़े ही सामने वाले के अहंकार को चोट पहुंचा सकती है। तो ये कहानियां हमें हंसाती हैं, गुदगुदाती हैं, पर साथ ही साथ सोचने पर भी बहुत मजबूर करती हैं। चाहे वो लामचंद का लाल बत्ती के लिए जुनून हो, या भड़ नारायण महाराज की वो अजीब सी निष्क्रिय रणनीति, या बिस्पात गुधौलिया का वो अनोखा वायवास्त्र, डॉक्टर लाठी की वो मानसिक चोट पहुंचाने वाली बातें, या फिर इस आखिरी कहानी में मौन मुस्कान की वो खामोश ताकत। ये सब हमारे समाज और इंसानी फितरत के अलग अलग रंग दिखाते हैं। बहुत ही बारीकियां हैं इनमें। बिल्कुल सही कहा। ये संग्रह हमें बार बार याद दिलाता है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसे ऊपर से दिखती हैं। हर इंसान, हर स्थिति के कई पहलू होते हैं, कई परतें होती हैं। और व्यंग्यकार का काम शायद यही है कि वो हमें सतह के नीचे झांकने का एक नजरिया दे। हाँ, ताकि हम इन विसंगतियों को, इन विरोधाभासों को पहचान सकें, समाज के पापखंड पर हंस सकें और शायद इस प्रक्रिया में खुद को और अपने समाज को थोड़ा बेहतर समझ सकें। तो लब्बो लुबाब ये है कि ये कहानियाँ सिर्फ मनोरंजन के लिए नहीं है, ये असल में सामाजिक टिप्पणियाँ हैं, कमेंट्री है, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को ज़्यादा बारीकी से, ज़्यादा गहराई से देखने के लिए प्रेरित करती हैं। बिल्कुल। हर कहानी एक आईना सी है जिसमें हमें अपनी या अपने आसपास किसी की झलक दिख सकती है। शायद सुनने वालों के लिए एक सवाल यहाँ छोड़ा जा सकता है कि क्या उनकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा भड़ नारायण, लामचंद या डॉक्टर लाठी जैसा किरदार है, या क्या उन्होंने कभी खुद मौन मुस्कान की मार का अनुभव किया है या इस्तेमाल किया है। सोचने वाली बात है। हाँ, जरूर सोचने वाली बात है। ये कहानियां सिर्फ पढ़ने या सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने अनुभवों से जोड़ने के लिए भी हैं।